अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 7, which is Archimedes principle. So let's start our lecture. क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक एयर फिल्ड बैलून को अगर आप पानी में छोड़ें तो वो बैलून अपवर्ड आ जाता है पानी के सरफेस पर। तो कौन सी फोर्स है जो उस बैलून को पानी की सरफेस तक लेकर आ रही है। इसी तरह से एक वुडन प्लैंक को अगर आप पानी में लेकर जाएं तो वो वुडन प्लैंक भी पानी की सरफेस पर इजीली फ्लोट कर जाता है। तो कौन सी फोर्स है जो उसको फ्लोट करवा रही है। और इसी तरह एक स्टोन का वेट नॉर्मली आपको ज़्यादा फील होता है, लेकिन अगर आप उस स्टोन को पानी में लेकर जाएं तो आपको उसका वेट कम फील हो रहा होता है। सो ऐसा क्यों होता है? सो अराउंड मोर देन 2000 years ago एक ग्रीक साइंटिस्ट जिसका नेम है आर्किमिडीज, उसने ये नोटिस किया कि देयर इज एन अपवर्ड फोर्स विच इज एक्ट बाय द लिक्विड विच डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट। तो उसने ये नोटिस किया कि पानी में मौजूद एक ऐसी अपवर्ड फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रही होती है और वो ऑब्जेक्ट्स को अपवर्ड उठा कर रखती है। And this upward force of the liquid is called the upthrust of the liquid. Now here is a question कि ये upthrust force कितनी होती है, ये किस तरह से एक्ट कर रही होती है। सो अगर मैं बात करूं एक स्टोन की, तो स्टोन का आपको नॉर्मली वेट ज़्यादा फील होता है, लेकिन पानी में आपको उसका वेट कम फील हो रहा होता है। तो बेसिकली वो स्टोन जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड के वेट के इक्वल जो है अपथ्रस्ट फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है। एंड इट ऑलवेज एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो वो उसको अपवर्ड उठा कर रखती है, जिसकी वजह से आपको उसका एपरेंट वेट जो है आपको लॉस होता हुआ नजर आ रहा होता है। आपको ऐसा फील होता है कि उस स्टोन का वेट कम हो चुका है। And that is actually due to the upthrust of the liquid. So what is Archimedes principle? When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. जब एक ऑब्जेक्ट टोटली या पार्शली इमर्स्ड होगा लिक्विड में, तो वहां पर अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगी उस ऑब्जेक्ट पर which is equal to the weight of the liquid it displaces. तो वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना फोर्स जो है वो उस पर एक्ट कर रही होती है उस ऑब्जेक्ट पर, और वो उसको उठा कर रखती है। दैट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। आई होप कि यहां पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। सो फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये अपथ्रस्ट फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और इसकी हाइट है h। तो मैंने इसको पानी में इमर्ज कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको पानी में इमर्ज करूंगा तो आप जानते हैं कि इस सॉलिड सिलेंडर की एक टॉप फेस है और एक इसका बॉटम फेस है। तो टॉप फेस पर पानी की सरफेस से लेकर टॉप फेस तक मैं कहता हूं कि इसकी हाइट है h1, और पानी की सरफेस से लेकर बॉटम फेस तक जो इसकी हाइट है दैट इज h2। तो अगर मैं h2 माइनस h1 कर दूं तो मेरे पास इस सॉलिड सिलेंडर की हाइट भी आ जाएगी। अब यहां पर जो टॉप फेस है उसके ऊपर जितना भी लिक्विड मौजूद है वो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा टॉप फेस पर विच इज P1। इसी तरह से वो सारा लिक्विड जो कि बॉटम फेस से अपवर्ड मौजूद है वो सारा लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा बॉटम फेस पर विच इज P2। सो अब अगर मैं यहां पर ये कहूं कि जो प्रेशर इन द लिक्विड जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो जो टॉप फेस पर प्रेशर एक्ट कर रहा है P1 विच इज इक्वल्स टू रो जी H1, और जो बॉटम फेस पर प्रेशर एक्ट कर रहा है P2 विच इज इक्वल्स टू रो जी H2। तो अब यहां पर एक F1 फोर्स भी एक्ट कर रही है उस सॉलिड सिलेंडर के टॉप फेस पर, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेशर P1।
सिमिलरली एक F2 फोर्स भी एक्ट कर रही है उसकी बॉटम फेसेस पर, एंड दैट इज ड्यू टू द P2। तो अब यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एंड दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड वी नो दैट pressure P is equal to F over A. So if I say P1, then that is equals to F1 over A. So similarly P2, which is equals to F2 over A. तो अब अगर मैं यहां पर ये कहूं कि एरिया यहां पर डिवाइड हो रहा है तो फर्दर वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो F1 का फॉर्मूला बन जाएगा F1 is equals to P1A, and similarly F2 is equal to P2A. So P1 P2 का फॉर्मूला भी हमने पहले डिस्कस किया, which is rho g h1 and rho g h2। तो यहां पर हम प्लेस कर देते हैं P1 और P2 की जगह पर। So F1 is equals to rho g h1a and F2 is equals to rho g h2a। So F1 और F2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ऑपोजिट फेसेस के साथ। तो अब अगर यहां पर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं F, that is calculated by the difference of F2 minus F1, and that force F will act in the direction of F2, and this net force is the upthrust force of the liquid. So F2 minus F1, which is equals to rho g h1a minus rho g h2a, rho g h2a minus rho g h1a। सो यहां पर रो जी ए कॉमन आ रहा है तो रो जी ए हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा H2 माइनस H1, एंड वी स्टार्टेड बिफोर कि H2 माइनस H1 इक्वल है H के। सो रो जी ए तो इसकी जगह आ जाएगा H, एंड F2 माइनस F1 द नेट फोर्स विच इज द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। तो यहां पर मैं प्लेस कर रहा हूं अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड, दैट इज इक्वल टू रो जी ए एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, which is equal to length into breadth into height, और आप जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ into breadth। तो अगर यहां पर लेंथ into breadth की जगह मैं प्लेस कर दूं एरिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया into हाइट। तो यहां पर फॉर्मूले में एरिया और हाइट मौजूद हैं, तो अगर मैं इसकी जगह प्लेस कर दूं वॉल्यूम, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो जी वी। सो ये वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है जो कि डिस्प्लेस करेगा वो ऑब्जेक्ट। सो अब वो ऑब्जेक्ट जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो उस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड का जो वेट होगा दैट इज द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ द लिक्विड। क्लियर? सो आई होप यहां पर आपको अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ द लिक्विड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड टू सॉल्व एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7.3। A wooden cube of sides 10 cm each has been dipped completely in water. Calculate the upthrust of water acting on it. तो एक wooden cube की आपको साइड बता दी गई है 10 सेंटीमीटर और उसको completely dip किया जा रहा है वाटर में। सो आपने कैलकुलेट करनी है कि वहां पर वाटर की upthrust फोर्स कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। So the data is that length of each side is 10 centimeter। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 10 सेंटी को ख़त्म करने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे। नाउ इट इज़ इन 0.1 मीटर। तो ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। सो वी नो कि वॉल्यूम जो है that is equals to the L cube in case of cube। सिंपली हमारे पास लेंथ है और हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 0.1 क्यूब which is equals to 1 into 10 raised to the power -3 meter cube, and we know that the density of the water is equal to 1000 kilogram per meter cube. So
We know the formula of upthrust of water. Upthrust of water, that is equals to question mark, and this is the quantity which we have to find. Now write solution. We know that upthrust of water is equals to rho GV. Just we have to put the values in it. So rho, which is 1000, G की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू वॉल्यूम है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब. सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन. Thus, the upthrust of water acting on the wooden cube is 10 Newton. Now, the next topic is density of an object. So, हमने density का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था. Density is the mass per unit volume. कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना mass occupied है. So, that is the density of an substance. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो हमें डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है. दैट द रेशियो इन द वेट्स ऑफ अ बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द सेम एज इन देयर डेंसिटी. द रेशियो इन द वेट ऑफ अ बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि बॉडी का वेट जो कि आपने नॉर्मली मेजर कर लिया, विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि अगर आप उसको लिक्विड में प्लेस करते हैं तो जितना लिक्विड वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, सो उसका भी अगर हम वेट कर लें, सो एक वेट हो गया उस ऑब्जेक्ट का, दूसरा वेट हो गया उस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड का, इज द सेम एज इन देयर डेंसिटीज. तो अगर मैं यहां पर यह कहूं कि एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेट्स सपोज D है, सिमिलरली वो जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उस लिक्विड की डेंसिटी को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं रो के साथ. एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू W1. नाउ वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज इक्वल टू W1 माइनस W2, दैट इज इक्वल टू W. अभी W2 कहां से आया? सो लेट्स सपोज कि आपने एक स्टोन का वेट मेजर कर लिया W1. अब आपने एक फ्लास्क लिया जिसमें पानी मौजूद है एक लिमिट तक. अब जैसे ही आप उसमें स्टोन डालेंगे तो वो पानी राइज करेगा, और राइज करके आप यहां पर देख रहे हैं कि वो पानी जब इस नोजल से बाहर आ जाएगा तो वो पानी बेसिकली इसे उतना ही बाहर आएगा जितना ऑब्जेक्ट आप इसमें प्लेस करेंगे. जब आपने स्टोन यहां पर प्लेस किया तो उसकी वजह से जो लिक्विड राइज करेगा वो इस नोजल से होता हुआ बाहर को आ जाएगा. सो दैट मीन कि उस स्टोन ने इतना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस कर दिया. अब इस लिक्विड का हम वेट मेजर कर लें विच इज W, और ये W कहां से आया? अगर आप उस स्टोन का वेट मेजर कर लें जो कि पानी में इमर्स्ड है, दैट इज W2. एंड W2 इज ऑलवेज लेस देन द W1 बिकॉज पानी में उस स्टोन पर अपथ्रस्ट फोर्स भी एक्ट कर रही होती है. तो अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से W2 वेट जो है वो हमेशा कम होगा W1 से. नाउ व्हाट इज W? तो सिंपली हम W1 माइनस W2 कर दें तो हमारे पास W वो वेट आ जाएगा जो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का होगा जो डिस्प्लेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट. सो एज वी स्टडीड that the ratio in the weight of the body with an equal volume of the liquid, weight of the body ratio W1 over W is same as in their densities, so that is equal to density of an object over density of the liquid. So अब रो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जाके ये रो मल्टीप्लाई हो जाएगा. So density D is equal to W1 over W1 W2 minus W1 into rho.
सो दिस इज द फॉर्मूला कि जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट W1 and the weight of the object when immersed in liquid W2. तो अगर आपके पास ये दो वैल्यू आ जाएं तो आप इजीली वो दो वैल्यूज यहाँ पर पुट करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. So now let's move towards the whiteboard to solve an example. Example number 7.4. The weight of a metal spoon in air is 0.48 Newton. Its weight in water is 0.42 Newton. Then find its density. सो एक मेटल स्पून का एयर में वेट है 0.48 न्यूटन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डाटा नोट कर लेते हैं साथ साथ. तो डाटा में आपको वेट ऑफ मेटल स्पून इन एयर बता दिया गया है विच इज़ W1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.48 न्यूटन. और आपको उसका वेट वाटर में भी बता दिया गया है W2 विच इज़ 0.42 न्यूटन. And you have to find the density of the metal spoon, capital D, that is equals to question mark. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that density is equals to W1 over W1 minus W2 into rho. Just we have to put the values in it. W1 is 0.48 divided by 0.48 minus 0.42 into density of water which is 1000 kilogram per meter cube. So इस सब को हम सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 8000 kilogram per meter cube. So this is the density of an object. I hope ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.